हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे आज फिर से आपका मैथ मैजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। रियल नंबर का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग वास्तविक संख्या क्या है, उसमें कौन कौन सी तरह की संख्याएं आती है उनको विशेष रूप से समझे थे। शांत अशांत दशमलव प्रसार जो होता है उनके बारे में समझे थे। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अब जो 10th का सिलेबस मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए जो कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आता है प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या है, उनमें क्या अंतर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अंकगणित का आधारभूत नियम क्या है, और कुछ लसा मसा के बारे में जानना, चूंकि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पर भी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रमेयिका के बारे में। प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक कथन है, एक स्टेटमेंट है जो स्वयं सिद्ध माना जाता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे 9th क्लास में अभिगृहित और प्रमेय पढ़े थे, तो जो अभिगृहित होता है सेम उसी तरह का प्रमेयिका भी है। तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक स्वयं सिद्ध कथन होता है। प्रमेयिका एक स्वयं सिद्ध, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं सिद्ध कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। एक कथन हो गया जो सत्य होता है, और इस कथन के आधार पर, किसी स्टेटमेंट के आधार पर जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने का जो स्टेप होता है वह स्टेप, उसका चरणबद्ध स्टेप जो हुआ वही एल्गोरिथम कहलाता है। प्रमेयिका और एल्गोरिथम ये स्टेटमेंट मात्र देता है और यह उस स्टेटमेंट के आधार पर किसी समस्या को समाधान करने का चरणबद्ध तरीका देता है। यही दोनों में अंतर है। दोनों है एक ही चीज, केवल एक स्टेटमेंट है और एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसकी प्रोसेस देता है। अब वही प्रमेयिका जो है एक कथन जो यूक्लिड के द्वारा विभाजन संबंधी नियम के लिए दिया गया, वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग शुरू से जानते हैं विभाजन के बारे में, भाग जांच करना बहुत छोटे क्लास से, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हुआ। इसी को यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट के रूप में दिया कि किसी धनात्मक या ऐसे कहिए प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या a और b के लिए दो अन्य अऋणात्मक अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान है जिसके लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का मान 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा होता है। ये एक स्टेटमेंट दिए हुआ, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हुआ। कथन लिखना पड़ता है, याद कर लेना होगा इसको।
अब देखिए यहाँ क्या है, ए आपके भाज्य के स्थान पर आ गया, बी आपका भाजक हो गया, और क्यू तथा आर अन्य अद्वितीय पूर्णांक, सॉरी यहाँ छूट गया है, क्यू और आर पूर्णांक, अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर उपलब्ध है, विद्यमान है, जिसके लिए ए और बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ क्यू हो गया आपका भाजक और आर हो गया शेष, यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जानते हैं कि शेष हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा, वह जीरो भी आ सकता है, नहीं तो जीरो से बड़ी कोई संख्या होगी। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। और इसी के आधार पर जैसे मान लीजिए हम 15 में 2 से भाग दें तो शेषफल 7 आएगा, और भागफल 7 आएगा और शेषफल 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 15 बराबर 2 गुना 7 प्लस 1। तो यही हो गया आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही विभाजन प्रमेय का हमको बतलाता है। अब इस स्टेटमेंट का प्रयोग करके जो हम काम करेंगे आगे, जैसे कुछ स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि कोई भी विषम संख्या 2q प्लस 1 के रूप में होता है, कोई भी सम संख्या 2q के रूप में होता है, या अन्य इसी तरह के कथन होंगे, उसको प्रूफ करेंगे। या लसा और मसा निकालने की एक पद्धति भी इस पर दी जाती है। तो ये सब जब प्रयोग में आएगा तो वहां यही चीज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा, जब प्रोसेस में आएगा। तो इस तरह से आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हुआ। चलिए अब दूसरा टॉपिक, अंक गणित का आधारभूत नियम क्या है। अंक गणित का आधारभूत नियम, अंक गणित का आधारभूत नियम कहिए या प्रमेय कहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि कोई भी संख्या, भाज्य संख्या अगर है, मतलब भाग लगने वाला है, बताएं इसके पहले। जैसे मान लीजिए 6 है या 15 है या कोई भी 9 है, लिखिए, चाहे एक 20 ले लीजिए, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। इसको हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, चाहे 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। इसको 3 गुना 5 लिखें या 5 गुना 3 लिखें। इसको 2 गुना 2 गुना 5 या 2 गुना 5 गुना 2, कहीं भी कोई भी संख्या लिखें। तो क्या होता है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हुआ, अर्थात इस 2 और 3 के अलावे दूसरी कोई संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आएगा, केवल 2 आएगा और 3 आएगा। चाहे हम 2 पहले 3 बाद में लिखें या 3 पहले 2 बाद में लिखें, क्रम बदल जाएगा। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उनके आने के क्रम को छोड़कर। मतलब क्रम उनका बदल सकता है लेकिन वह संख्या नहीं बदलता है। ये चीज हमको अंकगणित का आधारभूत नियम बतलाता है। अब इस नियम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अब जैसे देता है, सिद्ध कीजिए कि 6 का पावर हम कोई भी संख्या कर दें तो उसका जो संख्या आएगा पावर करने पर, उसका अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, माने इकाई अंक 0 नहीं होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि 10 है, चाहे कोई भी संख्या 20 है, जब 0 लास्ट में है अर्थात वह 10 से डिविजिबल है। और 10 से जब भाग लगेगा तो 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है, 2 और 5 दोनों से भाग उसमें लगेगा। तो अगर मान लिया कि इसका अंतिम अंक 0 होगा तो उसमें 2 और 5 दोनों से भाग लगना चाहिए।
यानी उस संख्या का गुणनखंड 2 भी होगा और 5 भी होगा। लेकिन हम 6 में क्या देखते हैं, 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 है, इसी का पावर 9 है। अब पावर जितना करेंगे उतना बार 2 आएगा, उतना बार 3 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। और जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं होगा। तो इस कथन के आधार पर हम इन सारे मतलब समस्याओं को समाधान करेंगे अगले एपिसोड में। तो चलिए आप समझ गए अंक गणित का आधारभूत नियम क्या है। अब है आपका इनके आधार पर कुछ आपको लॉस और मॉस के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप नीचे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लॉस क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य और इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, जैसे मान लीजिए 12 और 18 है, इसका लॉसा 36 होगा। यानी 36 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 से भी भाग लगेगा और 18 से भी भाग लगेगा। यानी लॉसा में हम अपवर्त निकालते हैं, सबसे छोटा भाज्य, यानी सबसे छोटी वैसी संख्या जिसमें इन दोनों से भाग लगे। और मौसा में जैसे 12 और 18 का मौसा 6 होगा, यानी 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12 में भी भाग लगेगा और 18 में भी भाग लगेगा। यानी मौसा जो होता है यह भाजक बनता है। तो जहां भी हमको भाजक निकालने की आवश्यकता आती है हम मौसा निकालते हैं, और जहां भी हमको भाज्य निकालने की आवश्यकता होती है वहां हम लॉसा निकालते हैं। तो लॉसा और मौसा क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि 12 और 18 को अगर हम गुना कर लेते हैं तो कितना 216 आएगा, और फिर 36 और 6 को भी गुना कर ले, दोनों के लसा और मसा को, तो यह भी 216 आता है। यह प्रत्येक दो संख्याओं के लिए लागू होता है नियम। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस नियम के आधार पर जो एक फॉर्मूला भी निकलता है, जैसे अगर दो संख्याओं का लॉसा और मसा दिया हुआ हो और कहा जाए कि एक संख्या मालूम है तो दूसरी संख्या निकालिए, तो जैसे HCF AB, ए और बी का मौसा बराबर A गुना बी, मैं दो संख्या है, A गुना बी बटा LCM A और B का, मतलब A और B का मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा दोनों का लॉसा। अगर वही लॉसा निकालना है A और B का, तो A गुना B बटा HCF ऑफ AB। फिर अगर मान लीजिए दूसरी संख्या यानी B निकालना है, तो B बराबर LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB बटा E, मैंने पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। इस पर एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव रहता है आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से इस फॉर्मूला पर। तो ये लॉसा और मौसा से हो गया, लॉसा निकालना मौसा निकालना आपको आता होगा, और उसके आधार पर हमको केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर स्टेप लिख करके लॉसा मौसा निकालना पड़ना है। तो ये सब जो इतना कंसेप्ट हो गया दोनों मिलकर के, दो एपिसोड मिलकर के, अब प्रत्येक क्वेश्चन का हम वीडियो डाल देते हैं। आप जो भी एक्सरसाइज चाहिएगा एनसीईआरटी का, बीटीसी बुक का, उसका एक्सरसाइज खोलिए और उसका क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको बना हुआ समझा करके मिलेगा। अब आपका काम है कि इस आधार पर क्वेश्चन बनाएं और जो भी दिक्कत हो पूछें, बनाएं। चलिए एक चीज और जान लीजिए कि पिछले एपिसोड में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए कि कोई भी माने भिन्न है
और परिमेय संख्या है, तो साधारणतः हमको दिखाई पड़ता है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। हम भिन्न के बारे में पढ़े थे छोटे क्लास में, और वही आगे बढ़ के बन गया परिमेय संख्या। भिन्न की परिभाषा हम देते हैं कि ऐसी संख्या जो a बटा b के रूप में हो, जहां मैंने a और a बटा b के रूप में हो, इसमें भी b को 0 नहीं होना चाहिए। वही परिमेय संख्या में दिए कि p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो और q 0 नहीं हो। अब अंतर कहां हुआ कि इसमें हम देते हैं कि p और q कोई पूर्णांक हो, और इसमें देते हैं a और b कोई प्राकृत संख्या हो। अंतर क्या हो गया? जब भी हम कहे पूर्णांक हो, यानी p q पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यहां दिए a और b प्राकृत संख्या हो, मतलब यह दोनों पॉजिटिव नंबर केवल होगा। मतलब कि प्राकृत संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। जैसे लिखे 2/3, 2/3 भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है, लेकिन वही लिखे -3/4, यह परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट समाप्त हुआ। चलिए आज का क्वेश्चन आपको देते हैं। एक मसा निकालना, आप सबको भाग विधि से मसा निकालना आता है। क्या करते हैं मसा निकालने में? जैसे दो संख्या a और b का मसा हमका है निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जो छोटा होगा, मान लीजिए b छोटा है, तो b से a में भाग दिए तो भागफल कुछ आएगा, यहाँ कुछ संख्या आएगा, इसको घटाते हैं, तो मान लीजिए घटाने पर e आ गया। फिर e से हम b में भाग दिए, फिर यहाँ कुछ संख्या आया, यहाँ भी आया, और घटाने पर h आ गया। फिर h से e में भाग दिए, यहाँ पर f i आ गया, यहाँ j, और यहाँ घटाने पर 0 आ गया। इस तरह से काम करते हैं और तब मसा निकालते हैं जो अंतिम भाजक होता है। अब इसमें हमको प्रश्न है, आपने a और b का निकाला, लेकिन हम कहें कि इस क्वेश्चन के आधार पर आप b तथा e का मसा क्या होगा बताना है। इसमें से कौन सी संख्या b और e का मसा होगा, आज का यह क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह से आप लोग साथ देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपना कमेंट देना, शेयर करना, ये सब मत भूलिएगा। जरूर करते रहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, और मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद।